Hi guys, this is Surendra Mittal from S Square Commerce Solutions. We are back with the remaining part of the Competition Commission of India Competition Act 2002, which we have left in the part one. So let's start with it. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या है और उसका कॉम्पोजिशन क्या है। देखो एक कंपटीशन एक्ट को पूरा रूल करने के लिए, उसको एनफोर्स करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो उसमें क्या था, कौन कौन लोग होंगे, उसमें कौन कौन ऑफिसर होएगा, कौन कौन चेयरमैन होगा, वो सब हम बातें करेंगे। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका है परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ठीक है, एक्वायर, होल्ड प्रॉपर्टी, डिस्पोज ऑफ करने का पावर एंड शैल बी सूड और जुडिशियल। अब इसका जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। अभी इसका कॉम्पोजिशन क्या है, देखो। कमीशन क्या क्या होगा उसमें? एक तो चेयरपर्सन रहेगा, चेयरपर्सन के अलावा मिनिमम ऑफ टू एंड मैक्सिमम ऑफ 6 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन होल टाइम बेसिस। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम जॉब पे रखे हैं, होल टाइम बेसिस पे रहना चाहिए। अब उसके बाद जो चेयरपर्सन और अदर मेंबर होंगे शैल बी पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। ओके, नॉट लेस देन 15 ईयर्स, मतलब कम से कम 15 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटिंग, है ना, ये सब। अब इनको ढूंढेगा कौन? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों को अपॉइंट करती है। बट इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन बताएगा किसको अपॉइंट किया जाए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी बनाता है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, हम उसके कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। सिलेक्शन कमेटी क्या करती है? कुछ नाम रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने नाम रिकमेंड करती है? हर वैकेंसी के लिए 3 नाम रिकमेंड किए जाते हैं, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है कि किसको हमें अपॉइंट करना है उस पोजीशन के लिए। अब क्या होगा, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आएगा? सिलेक्शन कमेटी में देखो, बहुत ही हाई लेवल सिलेक्शन कमेटी होती है। एक तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, समझते हो? ऐसा आदमी उसको चेयरपर्सन करेगा, चेयरपर्सन होगा उस कमेटी का। देन देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी एंड दो एक्सपर्ट्स ऑफ रेप्यूट इन फॉलोइंग फील्ड्स। क्या? इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ठीक है, वो सब मेंबर होंगे। तो ये 5 लोग मिलके नाम सजेस्ट करेंगे, 3 नाम सजेस्ट करे जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट नाम सेलेक्ट करेगी। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है, अगर एक बार सिलेक्शन कमेटी बना दी तो ये 1.5 साल के लिए काम करेगी। ठीक है, अब जो इनको रिकमेंडेशन देना होता है ना, वो विद इन 180 डेज देना होता है। देखो, विद इन 180 डेज देना होता है। जब रेफरेंस दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई भाई मेरे को नाम निकाल के दो, तो आपको सिलेक्शन कमेटी को 180 डेज के अंदर अंदर 3 नाम देने होंगे, जिसमें से कोई एक नाम को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है? जो भी चेयरपर्सन और मेंबर होंगे, वो कम से कम, वो जो अपॉइंट होंगे वो 5 साल के लिए होंगे, और उन्हें दोबारा भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। बट चेयरपर्सन 65 ईयर्स की एज के बाद अपना पोजीशन होल्ड नहीं करेगा, ना ही कोई अदर मेंबर। तो क्या हुआ, 5 साल के लिए अपॉइंट करा जा सकता है और रीअपॉइंटमेंट भी करा जा सकता है। बट 65 ईयर्स की एज के बाद कोई भी मेंबर और चेयरपर्सन नहीं रह सकता। ठीक है, अब क्या होता है, अगर चेयरपर्सन की डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देते हैं, या किसी भी रीजन से दे आर अनएबल टू डिस्चार्ज द फंक्शन, देन उनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना, पूरी उस कमेटी में से, सीसीआई में से, तो उसमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो चेयरपर्सन के काम को संभालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है? सीनियर पर्सन का फॉर्मूला लगता है। अब कई एक्ट में क्या होता है, सीनियर मोस्ट नहीं होता। कई एक्ट में वो लोग जो बचे होते हैं ना, वो मिलके एक बंदे को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई तब तक ये बंदा संभाल लेगा। ठीक है, बट यहाँ पे सीनियर मोस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। जो सीनियर वाला, सबसे सीनियर अधिकारी रहेगा, उसको चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। अभी देखो क्या होता है, अगर मान लो वो चेयरपर्सन मेंबर को रिजाइन करना है, तो रिजाइन कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। बट रिजाइन करने के बाद, ठीक है, तो वो रिजाइन कर सकता है। हाँ, तो चेयरपर्सन भी रिजाइन कर सकता है और मेंबर भी रिजाइन कर सकता है, और उसको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो फिर भी, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अलाउ कर देती है कि भाई ठीक है रिजाइन कर लिया तो जा, अगर ऐसा वो परमिट नहीं करती है, तो एटलीस्ट उसे 3 महीने तक, मतलब कौन से टाइम पीरियड तक उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखो, इसमें से जो भी पहले, मतलब या तो 3 महीने पूरे हो जाए, तो अगर उसने नोटिस दे दिया और नोटिस देने से 3 महीने पूरे हो गए, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो वो जा सकता है। ठीक है, या फिर उसके बाद जो बंदा आने वाला है ना, वो ऑफिस में आ जाए, अगर ड्यूटी संभाल ली, तो ये छोड़ के जा सकता है, पहले 3 महीने से पहले भी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका टर्म ही एक्सपायर हो गया, तो इन तीनों में से जो चीज पहले हो जाएगी ना, तब वो ऑफिस छोड़ के जा सकते हैं। या तो 3 महीने हो जाए नोटिस दिए हुए,
या फिर जो उसका सक्सेसर है वो अपना ड्यूटी संभाल ले, और तीसरा उनका टर्म्स ऑफ ऑफिस ही एक्सपायर हो जाए। ठीक है, अब ये तो हो गई बात रिजाइन करने की। अब इनको रिमूव भी किया जा सकता है। अब इनको रिमूव कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किन किन बेसिस पे करेगी? ऐसा तो नहीं किसी को भी उठा के रिमूव कर देंगे। तो उसके कुछ रीजंस दे रखे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस मामले में आप इनको रिमूव कर सकते हो। कैसे? या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए बंदा जिसको आपने अपॉइंट करा, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर वो बंदे को जब आपने ऑफिस में एंटर करा, हमने पहले क्या बात करी थी, होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। अब आपने एक तो होल टाइम मेंबर रखा और वो कहीं और भी धंधा कर रहा है, वो कहीं और भी एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो क्या वो पूरा टाइम दे पाएगा? क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दे पाएगा। तो ऐसे केस में अगर वो कहीं और एम्प्लॉयमेंट ले लेता है साथ साथ में, तो उसको इधर से ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। देन अगर कोई ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है जो कि मोरल टर्प्यूड इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाता है, या फिर कोई फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट जो कि उसके ड्यूटीज को अफेक्ट करता है। लाइक उसने क्या करा, जो भी एक केस चल रहा था, केस में एक एंटिटी थी, ठीक है, उस एंटिटी में उसने इंटरेस्ट ले लिया, तो फिर वो डिसीजन बायस लेगा ना, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ऐसे अगर कुछ इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर वो ले लेता है कि जिससे उसकी ड्यूटीज अफेक्ट होती है, तो ऐसे केस में भी उसको निकाल दिया जाएगा। देन अगर वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के प्रेजुडिस में, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। अगर वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसको निकाल दिया जाएगा। बट हाँ, ये दो कंडीशन होंगी ना, जहाँ पे या तो वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या फिर उसने कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया जो कि उसकी ड्यूटीज को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इन दो केसेस को सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके प्रूव करेगा, तभी उनको निकाला जा सकता है। मतलब क्या होगा, अगर इन दो ग्राउंड्स पे अगर आपको रिमूव करना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी, और अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये गिल्टी है, तो उनको निकाल दिया जाएगा। अभी अब देखो, आपने चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स को अपॉइंट कर दिया, अब वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं? नहीं, उन पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप जैसे ही ये पद छोड़ के जाओगे, आप ये पोजीशन जब छोड़ के जाओगे ना, तो एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच दे सीज टू होल्ड द ऑफिस, एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते इन रिलेशन टू मैनेजमेंट जो कि किसी केस में पार्टी थे। लाइक अभी देखो, अगर मान लो जियो मेरे आज केस में पार्टी है, ठीक है, मैं जियो वालों से बोलूं कि यार मैं आपके फेवर में डिसीजन दे दूं, आप मेरे को एम्प्लॉयमेंट दे देना, तो वहां पे एक बायसनेस आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि आप ये पोजीशन छोड़ने के 2 साल तक ऐसे किसी भी व्यक्ति से एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकते जो कि आपके केस की एक पार्टी थे। ठीक है, बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपको एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। देखो कोई भी केस है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में तो पार्टी हो सकती है, बट अगर वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो वहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, यस। तो अपन आगे चलते हैं। देखो, चेयरमैन के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ऑफिस, सैलरी, अलाउंस, ये सब फालतू का है, ये पढ़ने की नीड नहीं है। अब वैकेंसी, अगर कोई अगर मान लो कुछ डिसीजन लिया और बाद में कोई आके बंदा बोलता है कि ये नहीं नहीं है, तो जो कंपटीशन कमीशन में जो बंदा एक्ट कर रहा था वो ही अपॉइंट, उसके अपॉइंटमेंट में ही डिफेक्ट था, तो ऐसे केस में उसको गलत नहीं माना जाएगा। डिसीजन पहले ले लिया है, वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब देखो फालतू वर्ड है, इसमें कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, कमीशन को लगेगा तो वो कितने भी एक्सपर्ट अपॉइंट कर सकता है, कोई एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज क्या है? उनकी ड्यूटीज क्या है, देखो आप देखो ना, आप उनको उनका ड्यूटीज क्या है, इसको इस कंपटीशन एक्ट को प्रमोट करना है ना, कंपटीशन एक्ट को अप्लाई करना। तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो उनको एलिमिनेट करनी पड़ेंगी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसका एडवर्स इफेक्ट है किस पे, कंपटीशन पे। दूसरा, प्रमोट और सस्टेन करना कंपटीशन को इन इंडिया में, ये भी हमारा एक पर्पज है। तीसरा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ठीक है। फोर्थ, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ये सब कंपटीशन एक्ट के पर्पज है जो कि कंपटीशन कमीशन को कहीं ना कहीं उनकी ड्यूटीज बन जाती है। ठीक है, तो अब वो किसी भी, जैसे अब क्या होता है कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया, जैसे आईसीआई है, आईसीआई एमओयूज करता है दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो ऐसा ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पावर्स दिया गया कि वो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एमओयूज कर सकता है फॉरेन कंट्री के किसी एजेंसीज वगैरह के साथ, तो टू प्रमोट कंपटीशन वगैरह। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने ये कंपटीशन कमीशन के बारे में बात पढ़ी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई, जो हमने 3 केस पढ़े थे, फर्स्ट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेकंड ये जो एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंड थर्ड कॉम्बिनेशन। इन तीनों के केस में कंपटीशन एक्ट में इंक्वायरीज बैठेंगी, उनमें डिसीजन होगा, तो वो उसका प्रोसेस क्या रहेगा?
तो वो प्रोसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कि भाई अगर एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या फिर अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन है, उन दोनों के केस में इंक्वायरी कैसे बैठेगी। तो उसमें देखो इसमें दिया हुआ कि कब कब इंक्वायरी बिठा सकते हैं, है ना, कब कब इंक्वायरी बिठा सकते हैं, किसके बोलने पे बिठा सकते हैं। तो उसने बोला सबसे पहले इट्स ऑन मोशन स्यूमोटो, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि यार यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है इस मामले में, एंटी कंपीटिटिव एग्रीमेंट एंटर हुआ है या अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन हो रही है तो। ठीक है, दूसरा, अगर कोई बंदा आके बोलता है, कोई कंज्यूमर आके बोलता है, कोई बंदा आके बोलता है, या फिर कोई एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन आके बोलती है कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, अगर मतलब वो कंप्लेन करते हैं। ठीक है, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोलती है कि भाई यहाँ पे ये गलत हो रहा है, अगर ऐसा बोलने पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, इंक्वायरी बिठा देगा। तो वो कैसे, उसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई रिलेवेंट मार्केट क्या है। हमने बोला था कि कभी भी हम अभी आगे जाके जब भी हम अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन या उसकी बात करेंगे तो हम रिलेवेंट मार्केट की बात करेंगे। अगर रिलेवेंट मार्केट में अगर वो बंदा अब्यूज कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन को, तब हम बात करेंगे। तो अभी क्या होगा, देखो अभी हम सबसे पहले पढ़ लेंगे कि भाई रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट कौन सी है। ठीक है, दो चीजें थी, एक रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, एक रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि भाई रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो पता लगाएंगे कि रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है। ठीक है, तो देखो ये फैक्टर्स हमें याद करने की नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिक लॉस पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक लॉस ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो हमें याद नहीं करना, सिर्फ हमें क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट से रिलेटेड। फिर भी हम पढ़ते हैं। देखो एक तो रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स हो गए। ठीक है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग ट्रेड बैरियर्स होते हैं। लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, नीड फॉर सिक्योर एंड रेगुलर सप्लाई। ठीक है, ये सब, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है। अब रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट डिसाइड करने के फैक्टर क्या है, अब उसके लिए भी ये फैक्टर्स दे रखे हैं, कौन कौन से, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड यूज ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंस, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टर है, हम यहाँ पे आके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, दूसरा, अब हम कैसे पता लगाएं कि कोई एग्रीमेंट है उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे। तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या, कि हम क्या देख रहे हैं, हम फैक्टर्स देख रहे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कि क्या एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। ऐसा पता लगाने के लिए ये फैक्टर्स हमें मदद करेंगे। कौन कौन सा, क्या वो कोई क्रिएशन कर रहा है बैरियर्स फॉर न्यू एंट्रेंट, कोई एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स को मार्केट से उखाड़ के फेंक रहा है, या फिर कोई कंपटीशन को फोरक्लोज कर रहा है। ठीक है, या फिर कंज्यूमर को बेनिफिट रोक रहा है। ठीक है, या फिर प्रोडक्शन में जो इंप्रूवमेंट हो सकता था उसको रोक रहा है। ठीक है, या फिर टेक्निकल साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक रहा है। तो ये सब चीजें से पता लगेगा कि भाई क्या एंटी ऐसा कुछ एग्रीमेंट एंटर हुआ है जो कि एंटी कम्पिटिटिव है। ठीक है, फिर हमें कैसा पता लगा कि डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। याद नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि क्लिक होना चाहिए कि ये फैक्टर्स हमारे को यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या क्या, मार्केट शेयर हो गया, साइज एंड रिसोर्स हो गया, साइज एंड इंपॉर्टेंस हो गया, इकोनॉमिक पावर हो गया, काउंटरवेलिंग बाइंग पावर, है ना, ये सब है। इस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं, बट अपने को फैक्टर्स याद करने की नीड नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये बात, ये तो बात हो गई कि अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन की बात हो गई, और कौन सी बात हो गई, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट में, उसमें उसका कैसे पता लगाए। अब यहाँ पे क्या है, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन। तो हमने बात करा था कि यार एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट होगा या अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन होगा। सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के रिलेटेड हमें अगर कुछ बात करनी है तो उसमें तीन केस थे। एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्यूमोटो एक्शन ले लेता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी बोलती है, या फिर तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज हो सकती है कि भाई कोई बंदा आके कंप्लेन करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होने वाला है। इसमें देखो क्या होने वाला है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो स्यूमोटो, या तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि यार यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्बिनेशन एंटर हुआ है जो कि एडवर्स इफेक्ट करने वाला है अपनी कंपटीशन को। ठीक है, तो वहां पे ये हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या क्या लगता है जी, तो क्या क्या हो सकता है, एक तो कि स्यूमोटो एक्शन लिया जा सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन होने के एक साल के अंदर अंदर अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन देता है कि यार ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन एंटर हुआ और ये गलत काम हो रहा है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। या फिर कोई जो नोटिस हमने बोला था सेक्शन 6(2) में 30 डेज के अंदर आपको नोटिस देना होता है ना, उसके बेसिस पे भी कॉम्बिनेशन पे एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, ये सब रीजंस हो सकते हैं। अभी इसके बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि उस कॉम्बिनेशन का एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, वो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, याद नहीं करने हैं, फिर वही बात। ठीक है, याद नहीं करने हैं, सिर्फ हमें
ये रिमेंबर होना चाहिए कि यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं ताकि हम यहाँ पे सीधा मूव हो पाए जब हमें नीड हो। ठीक है, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इन द मार्केट, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर इन द मार्केट, ये सब चीजें हमें देखना है कि भाई क्या वो ऐसा अगर कॉम्बिनेशन हो गया कि यार इतना मार्केट पावर क्रिएट कर लिया है कि वो बंदा बाकी लोगों को ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। अभी ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाए कि भाई एक बड़ी मार्केट पे उनका डोमिनेंट हो जाए, तो वो कॉम्बिनेशन बुरा है कंपटीशन के लिए। अब क्या होगा, तो नेक्स्ट चीज क्या है, एक और प्रोविजन आता है। देखो अभी क्या हुआ, मान लो को प्रोसीडिंग चल रही थी, किसी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के सामने प्रोसीडिंग चल रही थी, मान लो ट्राई ट्राई के सामने टेलीकॉम के रिलेटेड कुछ प्रोसीडिंग चल रही थी। ठीक है, अभी वहां पे बंदे क्या बोलते हैं, वहां पे जो पार्टी थी वो बोलती है यार नहीं नहीं, टेलीकॉम अथॉरिटी को ट्राई को क्या बोलती है कि ऐसा करके इसकी वजह से हमारा कंपटीशन एक्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, कंपटीशन एक्ट का इशू आ रहा है। ठीक है, तो अभी टेलीकॉम अथॉरिटी को पता लगाना है कि क्या वास्तव में वो बात सही बोल रहा है। तो अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी स्टैच्यूटरी अथॉरिटी के सामने, ठीक है, और उस स्टैच्यूटरी अथॉरिटी को कुछ अगर डिसीजन लेना है, ठीक है, जिसमें कि कंपटीशन कमीशन का कुछ पार्ट है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रेफरेंस डालेंगे किसको, कमीशन को। तो कमीशन अपना ओपिनियन देगा 60 डेज के अंदर। मान लो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को या फिर कोई डिसीजन लेना है स्यू मोटो या फिर किसी पार्टी के बोलने पे, तो वो रेफरेंस करेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 60 डेज के अंदर अंदर उसका जवाब देगा। अगर ऐसा ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी किसी पर्टिकुलर स्टैच्यू के रिलेटेड कुछ जानना है या कोई इशू आ रहा है जिसमें कि कोई दूसरी स्टैच्यू अथॉरिटी होल्ड करती है, तो ऐसे में वो रेफरेंस डाल सकता है दूसरी अथॉरिटी को कि हम मुझे ये जानना है और ये इशू आ रहा है, तो वो स्टैच्यू अथॉरिटी 60 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई करेगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो ये दो प्रोविजन थे सेक्शन 21 और 21A। ठीक है, देन मीटिंग्स ऑफ कमीशन। तो कमीशन की मीटिंग होगी, उसका quorum कितना होगा, 3 मेंबर्स, एटलीस्ट 3 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर चेयरपर्सन अटेंड नहीं कर पाता तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो प्रेसिडेंट होगा उस मीटिंग का। ठीक है, और कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा वो किससे लिया जाएगा, मेजोरिटी के साथ लिया जाएगा। ठीक है, जो और किनमें से जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट है वोट नहीं करे उन्हें नहीं काउंट किया जाएगा, सिर्फ जिन्होंने जो प्रेजेंट है एंड वोट कर रहे हैं उनमें से जो मेजोरिटी होगी मेजोरिटी के हिसाब से वोट किया जाएगा। अगर इक्वेलिटी ऑफ वोट हो जाता है तो जो चेयरपर्सन या प्रेजाइडिंग मेंबर रहेगा, अगर चेयरपर्सन और चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो जो प्रिसाइड कर रहा है उनका जो वोट होगा वो सेकंड और कास्टिंग वोट होगा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप 6 लोग थे, 6 में से 3-3 हो गया। ठीक है, अब कैसा डिसीजन लिया जाए, तो इसमें अब जो चेयरपर्सन या प्रिजाइडिंग मेंबर बोलेगा ना उसको ही डिसीजन मान लिया जाएगा, उनका सेकंड या कास्टिंग बोर्ड बोला जाता है उसको। ठीक है, देन प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी। अब बोलते हैं सेक्शन 19 में कौन सी बात करी थी हमने, सेक्शन 19 में हमने बात करी थी इंक्वायरी रिलेटेड टू अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड एंटी कंपीटिटिव एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले जब कोई रेफरेंस दी जाएगी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर किसी पार्टी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आए कि सर सर ऐसा करके गलत हो रहा है, तो अभी कंपटीशन कमीशन क्या होगा, कंपटीशन कमीशन प्रीलिमिनरी करेगा। क्या करेगा, प्रीलिमिनरी एनालिसिस करेगा और एक ओपिनियन फॉर्म करेगा कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या ऐसा प्राइमा फेसी कुछ ऐसा केस एग्जिस्टेंस हो रहा है जैसा वो सामने वाली पार्टी बोल रही है। ऐसा नहीं तो कि उठा के कुछ भी एक्शन ले लेंगे, सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या ऐसा कुछ केस है, एग्जिस्टेंस है, फॉर्म एन ओपिनियन करेगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर कंपटीशन कमीशन को लगता है कि हाँ यार केस तो बनता है, कुछ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ है या फिर कोई एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंटर हुआ है, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो आगे एक्शन लेगा। अदरवाइज क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि नहीं नहीं कुछ भी केस नहीं बनता, ये तो फालतू की बात, फालतू के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो वो वहीं पे इंक्वायरी को क्लोज कर देगा, मतलब इंक्वायरी स्टार्ट ही नहीं करेगा। और अगर हाँ, अगर यस हुआ, ठीक है, अगर यस हुआ, अगर नो हुआ तो मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा, और अगर यस हुआ तो फर्दर इंक्वायरी करी जाएगी। अब फर्दर इंक्वायरी कैसे करी जाएगी, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि हाँ यार प्राइमा फेसी मैटर है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल्स को अपॉइंट किया जाता है कि भाई फर्दर इंक्वायरी करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो कंपटीशन कमीशन किसको बोलेगा, डायरेक्टर जनरल को, कि आप ऐसा ऐसा केस है इसको इन्वेस्टिगेट करके दो। ठीक है, अगर तो अब क्या करेगा, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर को, इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करे जाएंगे, रिपोर्ट सबमिट किसको करी जाएगी, कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। कंपटीशन कमीशन इंडिया को रिपोर्ट जब सबमिट कर दी जाएगी उसमें सारी फाइंडिंग्स लिखी होंगी जो डायरेक्टर जनरल ने किया है काम, इन्वेस्टिगेशन करी है कि हमें कुछ मिला या नहीं मिला। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ना उसको कंपटीशन कमीशन क्या कर सकता है, जो पार्टीज थी जैसा कि जिसने अप्लाई किया था या फिर जो पार्टी के बारे में अप्लाई किया था, तो उनको भी ये रिपोर्ट की कॉपी फॉरवर्ड की जा सकती है अगर कंपटीशन कमीशन चाहे, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर देम। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज वगैरह को भी
ट्रांसफर की जा सकती है। अब जो डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन देगा कि क्या इस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि क्या वहां पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है। अगर वो बोलता है कि भाई हाँ कॉन्ट्रावेंशन है, तो कंपटीशन कमीशन क्या करेगा, फर्दर इंक्वायरी करेगा। तो अगर डायरेक्टर जनरल ने बोला कि हाँ कुछ तो कॉन्ट्रावेंस किया है उन्होंने कंपटीशन एक्ट का, तो फिर वो कमीशन क्या करेगा, फर्दर इंक्वायरी करेगा। अगर उसने बोला कि नहीं नहीं कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, तो कंपटीशन कमीशन क्या करेगा, इनवाइट करेगा ऑब्जेक्शन एंड सजेशन। अब जिस पार्टी ने मान लो अप्लाई किया था कि भाई ऐसा एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है या फिर अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन हुआ है, तो कंपटीशन कमीशन उसको ये रिपोर्ट भेजेगा और उन्हें बोलेगा कि आप ऑब्जेक्शन है आपको कुछ या सजेशन है तो आप हमें भेजो। अगर वो सजेशन या ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, तो उसके उस रिपोर्ट के ऊपर उसको कंसिडर करा जाएगा। अगर उन सजेशन या अग्री रिकमेंडेशन के साथ अग्री करता है कंपटीशन कमीशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मतलब जो डायरेक्टर जनरल ने रिकमेंडेशन दी थी, डायरेक्टर जनरल ने रिकमेंडेशन क्या दी होगी, या तो कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है। अगर उसने बोला था कि कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, ठीक है, और कंपटीशन कमीशन भी अग्री हो जाता है कि कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, तो मैटर को क्लोज कर दिया जाएगा। अगर कंपटीशन कमीशन अग्री नहीं होता है कि भाई नहीं नहीं, डायरेक्टर जनरल ने बोला कि वहां पे कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, पर कंपटीशन कमीशन को लगता है कि हाँ यार वहां पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन है, तो वो डायरेक्ट कर देगा फर्दर इंक्वायरी के लिए। तो फर्दर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, उसके बेसिस पे आगे डिसीजन लिया जाएगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। ठीक है, देन ऑर्डर्स बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी। अब देखो ये तो बात करी थी हमने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, और अग्रीमेंट्स, ठीक है, तो इसमें इंक्वायरी कैसे की जाती है बात। अब इंक्वायरी कर ली हमने, पता लगा लिया हमने, पता लगा कि भाई अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है और अग्रीमेंट एंटी कम्पिटिटिव है, तो उसमें ऑर्डर क्या पास कर सकता है कमीशन। अब उसमें क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है उसका लिस्ट दिया हुआ है। एक सीज एंड डिसीज ऑर्डर, मतलब उस पार्टी को बोल देना कि आप ये एंटी कम्पिटिटिव अग्रीमेंट अभी रोक दो और इसके अंदर आप कुछ भी काम नहीं करो और आगे से भी ऐसे अग्रीमेंट नहीं करना। सीज एंड डिजीज ऑर्डर उसको बोलते हैं कि आप अभी भी रोक दो और फ्यूचर में भी ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरा इम्पोज पेनल्टी, पेनल्टी इम्पोज करी जा सकती है विच शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ द एवरेज ऑफ टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। तो क्या कर सकता है, पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है, बट वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10% ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर कार्टल था, अगर वहां पे कुछ कार्टल था, सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि कार्टल भी हो सकता है, कार्टल बना के भी वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। उस केस में आप कितनी पेनल्टी लगा सकते हो, 3 टाइम ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर ऑफ द कंटिन्यूंस ऑफ सच एग्रीमेंट। अगर कुछ कार्टल का एग्रीमेंट था, हमें पता लगता है कि भाई कार्टल फॉर्म किया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, हर साल में उस कार्टल बनाने की वजह से जो उनको प्रॉफिट हुआ है उसका 3 टाइम्स तक का हम पेनल्टी लगा सकते हैं, ईच पार्टी को जितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं, या फिर 10% ऑफ द टर्नओवर फॉर ईच ऑफ ईयर, जिस साल भी वो एग्रीमेंट काम हुआ है, ठीक है, दोनों में से जो हायर होगा हम उतनी पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात रहेगी। अब दूसरा, हमने इसको देखो किस पे लगाना है, ये रिलेवेंट टर्नओवर पे। ये जब हम आगे बात करेंगे, जब हम केस लॉस पढ़ेंगे ना इसके रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई स्पेसिफिकली बोला था कि आप रिलेवेंट टर्नओवर पे लगाओ। क्यों, क्योंकि देखो अभी मान लो एक एंटिटी का 100 करोड़ रुपए टर्नओवर हो सकता है, ठीक है, और मान लो ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की वजह से उसका कुछ 10 1 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है। अब आप अगर आप 100 करोड़ पे पेनल्टी लगाने जाओगे तो 10 करोड़ की पेनल्टी लगा दोगे, ठीक है, तो इतना तो वो कंपनी कमाती नहीं होगी। तो कोर्ट का बोलना था कि जब कभी भी पेनल प्रोविजन लाए जा सकते हैं, लाए जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि उस एंटिटी को ही खत्म कर दो, इतनी भी पेनल्टी मत लगाओ कि वो एंटिटी ही खत्म हो जाए। हाँ, उन्हें पेनलाइज किया जाए कि आगे से वो ऐसे गंदे एक्शन नहीं करें या फिर ऐसे गंदे काम नहीं करें, बट ऐसा नहीं कि उस एंटिटी को खत्म ही कर दो। ठीक है, ये कहीं भी पर्पज नहीं है, तो इसके लिए रिलेवेंट टर्नओवर को कंसिडर किया गया कि भाई अगर आप उस पर्टिकुलर गलती की वजह से जो आप अप्रोप्रिएट प्रॉफिट कमा रहे हो, रेलेवेंट टर्नओवर कर रहे हो, उसका ही हम पेनल्टी लगाएंगे, टोटल का नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात बोली गई थी, विच इज रेलिवेंट टर्नओवर। अब और क्या कर सकते हैं, भाई जो अग्रीमेंट कर रखा है उसको कोर्ट क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, कंपटीशन कमीशन क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, उसे बोलेगा कि भाई ये टर्म्स मॉडिफाई कर लो, फिर आप अग्रीमेंट कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्हें बोलेगा कि भाई हम कुछ ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, आपको उससे अवॉइड करना है, या फिर जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके साथ आपको कंटिन्यू करना है, सच अदर ऑर्डर एज मे डीम फिट। ठीक है, देन अब देखो वो बोलता है कि यार ये जो एंटिटी थी वो बहुत बड़ी थी और अब्यूज और डोमिनेंट पोजीशन कर रही थी। ठीक है, तो इसमें एक और पावर दे दी गई सेक्शन 28 में कंपटीशन कमीशन को कि आप उस एंटिटी को डिवाइड कर सकते हो, आप उस एंटिटी को डिवीजन कर सकते हो, आप उस एंटिटी को खत्म कर सकते हो, बेच सकते हो। तो कंपटीशन कमीशन को क्या दिया गया, सेक्शन 28 में पावर दिया गया कि भाई उसकी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकने के लिए आप उस एंटिटी को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो उसका। अब उस
अब अगर आप डिवीजन का ऑर्डर पास करते हो तो आप उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करा सकते हो, क्या क्या? एक तो प्रॉपर्टी राइट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, अगर आप किसी एंटिटी को खत्म करोगे या फिर उसको डिवाइड करोगे तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, तो उसका एग्जिस्टेंस का खत्म होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी इंपैक्ट आएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे एडजस्ट करना है वो सब। तो मतलब जो जब एक एंटिटी को वाइंड अप किया जाता है या फिर उसको डिवाइड करके दो एंटिटीज क्रिएट कर दी जाती हैं, या फिर उसको ऐसा करने के लिए जो भी हमें करना पड़ सकता है, उसके रिलेटेड आप डिसीजन दे सकते हो। तो ये फॉलोइंग मैटर्स हैं जो कि प्रोवाइड किए जा सकते हैं जब आप डिवीजन का क्या करोगे, ऑर्डर पास करोगे। ठीक है, ये सेक्शन 28 की पावर है। ठीक है, अब देखो वो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ किया, कंपटीशन कमीशन ने उस एंटिटी को खत्म किया या एंटिटी को डिवाइड किया, और उसकी वजह से जो उसकी मैनेजमेंट थी या फिर उसके एम्प्लॉइज थे उनको अगर छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है, तो अगर वो कंपनसेशन क्लेम करता है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि ये तो लॉ की वजह से हुआ है, लॉ की वजह से हुआ है ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको कंपनसेशन नहीं देंगे, कंपनसेशन के लिए एलिजिबल। ठीक है सर, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम इंक्वायरी और कैसे करेंगे केस में, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में और एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट के केस में। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई अगर कॉम्बिनेशन का केस है तो उसमें हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। ठीक है सर, तो उसमें हम पढ़ने वाले कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाएगा कि क्या वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर उसे लगता है कि है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, कोज क्या है, तो वो शो कोज नोटिस इशू करेगा पार्टीज को कि हाँ आप बताओ कि भाई आपका कॉम्बिनेशन कैसे उसको डील कर रहा है। ठीक है, जब आप अब क्या होगा, पार्टी से रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आफ्टर रिसीट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टी, पार्टी से रिसीट हो जाएगा रिस्पॉन्स, उसके बाद वो क्या करेगा, रिपोर्ट मांगेगा डायरेक्टर जनरल से। कंपटीशन कमीशन डायरेक्टर जनरल बोलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करो और आप हमें रिपोर्ट दो। ठीक है, डायरेक्टर जनरल क्या करेगा, कंपटीशन कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करेगा। अगर कंपटीशन कमीशन को लगता है, प्राइमा फेसी को लगता है कि भाई कंपटीशन है, ठीक है, उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, तो वो उन पार्टीज को डायरेक्ट करेगा कि आप जो रेगुलेशन 12 का फॉर्म 4 है ना, उसमें हमें सारी डिटेल दे दो। तो क्या करेगा, सबसे पहले कंपटीशन कमीशन पार्टी को शोकोज नोटिस इशू करेगा, फिर डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट देने के लिए बोलेगा। फिर कंपटीशन कमीशन को अगर लगता है कि हाँ एडवर्सली अफेक्ट किया है कंपटीशन को, तो वो पार्टीज को बोलेगा कि आप हमें डिटेल्स दो, पब्लिश डिटेल, पब्लिश करो डिटेल, पब्लिकली पब्लिश करना है आपको डिटेल, किसमें, फॉर्म 4 में, विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ गिविंग डायरेक्शन। तो ये जो कंपटीशन कमीशन डायरेक्शन देगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये पब्लिश करना है फॉर्म 4 में। ठीक है, उसमें आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है फॉर्म 4 में वो लिखी होती है। ठीक है, अब वो बोलता है कि 7 डेज, अब आपको जो ये रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं, ठीक है, या फिर जो डायरेक्टर जनरल से आपको रिपोर्ट मिली है, इन दोनों में जो लेटर हुआ है ना, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये डायरेक्शन देने हैं जो पब्लिश करने का। जो पब्लिश करने का डायरेक्शन था ना, वो कंपटीशन कमीशन को 7 दिन के अंदर अंदर देना है। ठीक है, अब पब्लिश कैसे किया जाएगा, 4 लीडिंग डेली न्यूज़पेपर्स, 4 लीडिंग डेली न्यूज़पेपर, जिसमें से 2 एटलीस्ट शुड बी बिजनेस न्यूज़पेपर, तो 4 न्यूज़पेपर जिसमें से 2 न्यूज़पेपर शुड बी न्यूज़पेपर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब होस्ट वेबसाइट्स पे भी होस्ट करना है, और कंपटीशन कमीशन को अगर लगेगा तो वो अपनी वेबसाइट पे भी होस्ट करेंगे नोटिफिकेशन को। ठीक है, देन अब उसके जब आप पब्लिश करवा दोगे तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको किसको देना है, सेंटर जो कमीशन है, कमीशन को बताना है कि भाई हमने पब्लिश कर दिया, ये जो आपने डायरेक्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने ये नोटिस इशू कर दिया। देन कंपटीशन कमीशन क्या करेगा, जो भी कंपटीशन कमीशन नोटिस इशू करेगा जिसमें बोलेगा कि भाई ऐसे कॉम्बिनेशन होने की वजह से जो जो पार्टीज अफेक्ट हुई हैं, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है या फिर आपको कुछ इससे प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आओ और आपका सबमिशन दो। ठीक है, विद इन 15 डेज। ठीक है, तो 15 डेज के अंदर अंदर वो पार्टीज को कुछ सबमिशन देना है या फिर कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पास जा सकती हैं। देन वो फर्दर 15 डेज में, मतलब जब उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें बोला कि भाई किसी पार्टी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आओ, हमारे पास सबमिशन करो। अब उसके ड्यू डेट के खत्म होने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो भी डिमांड कर सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात है। देन जब वो कंपटीशन कमीशन इंडिया को वो जब इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी, ठीक है, देन वो केस के साथ डील करेगा एज पर सेक्शन 31 विद इन ए पीरियड ऑफ 45 वर्किंग डेज फ्रॉम द पीरियड ग्रांटेड टू पार्टीज फॉर फर्निशिंग। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन खत्म होने से के बाद 45 दिन के अंदर अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक है, इस केस को 45 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जो लास्ट। ओके सर, देन उसके बाद उसमें ऑर्डर्स क्या क्या पास करे जाएंगे ये भी देखते हैं अपन। जैसे हमने देखा था कि उसमें सीजन डिजीज ऑर्डर पास हो गया, पेनल्टी वगैरह। तो उसमें देखो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। एदर तो कंपटीशन कमीशन ऑर्डर क्या पास करेगा कि भाई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कर रहा है वो कंपटीशन पे, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि भाई एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, देन वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट कर देगा कि कॉम्बिनेशन ये नहीं होना चाहिए और इसको इनवैलिड क्लेम कर देगा। ठीक है, अगर कंपटीशन कमीशन एंड ऑफ लगता है कि भाई नहीं, इसको कोई भी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कंपटीशन पे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ग्रीन झंडी दे देगा इस कॉम्बिनेशन को कि आप ये कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अब तीसरा क्या हो सकता है, कंपटीशन कमीशन को क्या लगता है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट तो है, बट उनको एलिमिनेट किया जा सकता है अगर उस कॉम्बिनेशन के टर्म्स में मॉडिफाई कर दिया जाए तो। ठीक है, तो ये सब तीन ओपिनियन हो सकते हैं, और तीनों के केस में क्या क्या होने वाला, पहले ओपिनियन अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है तो वो होने नहीं देंगे, अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो वो अप्रूव कर दिया जाएगा कॉम्बिनेशन, और अगर लगता है कि कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वो कॉम्बिनेशन काम आ सकता है, तो वो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वो प्रपोज करेगा अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन कि आप ये चेंज कर दो, फिर हम इसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अब पार्टीज क्या कर सकती, अगर पार्टीज क्या क्या रिस्पॉन्स कर सकती हैं, मान लो अब फर्स्ट और सेकंड में तो पार्टीज के पास कुछ चांस ही नहीं है, अब थर्ड वाले में क्या बोला, कंपटीशन कमीशन ने बोला कि यार आप ये चेंज कर दो, ठीक है, तो हम आपका अप्रूव कर देंगे कॉम्बिनेशन। अब पार्टी क्या करेगी, अगर जो कंपटीशन कमीशन ने सजेस्ट किए थे चेंजेस, अगर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है उन चेंजेस को, ठीक है, और मॉडिफिकेशन कैरी आउट कर देती है, तो कमीशन को कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्रूव कर देगा कॉम्बिनेशन को। अगर पार्टी क्या होती है, पार्टी एक्सेप्ट तो कर लेती है, वो बोलते हैं कि हाँ हम चेंज कर देंगे, बट वो मॉडिफिकेशन करती नहीं है, फेल हो जाती है, वो मॉडिफिकेशन कर ही नहीं पाती, ठीक है, तो फिर वो कॉम्बिनेशन को इनवैलिड माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि दैट वो हैज द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। ठीक है, अगर पार्टीज एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, तो पार्टीज के पास राइट है कि वो फर्दर सजेशन दे सकती है। अब जैसे मान लो कि कंपटीशन कमीशन ने बोला कि आप एक्स टर्म्स को चेंज कर दो, बट पार्टीज को क्या लगता है कि यार एक्स टर्म्स चेंज नहीं करेंगे, बट अगर वाई टर्म्स चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, विद इन 30 डेज जो डायरेक्शन इशू किया कमीशन ने, उसके 30 डेज के अंदर अंदर कमीशन को फर्दर सजेशन भेज सकते हैं कि भाई हम ये करना चाहते हैं अमेंडमेंट, अगर आप अप्रूव करो तो। ठीक है, देन अगर, और अगर ये हमने एक्सेप्ट कर लिया था उनका जो सजेशन दिए थे, तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और कैरी आउट भी कर दिया, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप सेक्रेटरी ऑफ जो कमीशन है उसको 7 दिन के अंदर अंदर बोल दो कि भाई हाँ भाई हमने ये चीज कर दी, और एक कंप्लायंस रिपोर्ट आप सबमिट कर दो कि हमने ये आप कंप्लाई कर दिया जो आपका ऑर्डर था। ठीक है, अब आपने 30 डेज ले लिए, 30 डेज के अंदर आपने एक और सजेशन दे दिया। ठीक है, तो जब ये पीरियड काउंट किया जाएगा ना 210 दिन का, या फिर जो हम बोलते हैं कि यार 210 दिन तक अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला, तो हम ये मान लेंगे कि कॉम्बिनेशन अप्रूव हो गया। तो वो जो कॉम्बिनेशन अप्रूव वाले का 210 दिन का पीरियड था ना, उसमें जो 30 डेज का पीरियड है जिसमें कि पार्टी अपनी तरफ से सजेशन दे रही है, उस 30 डेज को एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये तो देखो आप पीरियड देखो किसका है, पार्टी का है, तो ये पार्टी की डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो इसको हम 210 दिन की पीरियड में नहीं रखेंगे। तो मतलब अगर ऐसा 30 डेज आप लेते हो तो फिर वो पीरियड 240 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें काउंट नहीं होगा। अब देखो, अब पार्टी ने क्या हुआ, अप्रूव अगर मान लिया तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं माना तो वो इनवैलिड हो गया। अब अगर उसने कुछ सजेशन भेजे कमीशन को वापस 30 दिन के अंदर अंदर कि भाई हम ये चेंज कर सकते हैं, तो अगर तो कमीशन एग्री हो जाता है उन चेंजेस के साथ, ठीक है, तो वो अप्रूव कर देगा कॉम्बिनेशन को। अगर अग्री नहीं होता है, ठीक है, अगर अग्री नहीं होता है, तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 30 डेज और देगा पार्टी को कि भाई हमें ये जो आपने सजेशन भेजे हैं हमें नामंजूर है, और अगर आपको ये कॉम्बिनेशन करना है तो आपको 30 डेज दिए जाते हैं, और आपको हमारी ये शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर तो वो पार्टी एक्सेप्ट कर देती है तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अदरवाइज अगर वो नहीं करती है तो वो फिर कॉम्बिनेशन इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात हो जाएगी। देन अब डीम्ड अप्रूवल होता है। डीम्ड अप्रूवल मतलब अगर मान लो कि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है उसका, ठीक है, मतलब कंपटीशन कमीशन ने कुछ स्पेसिफिकली ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया कि उसका एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन पे, ठीक है, और दूसरा उसका टाइम पीरियड निकल गया, अब 210 दिन हो गए पर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम ये मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा कि भाई कंपटीशन कमीशन ने अप्रूव कर दिया, तो उसको अप्रूव मान लिया जाएगा। 210 दिन के अंदर अगर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जाता तो हम ये मान लेंगे कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई कॉम्बिनेशन के लिए अगर कोई एक्सटेंशन मानता है कि एक्सटेंशन इज टाइम इज सर्व्ड बाय द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन, द पीरियड ऑफ 90 वर्किंग डेज शैल बी रिकॉर्ड आफ्टर डायरेक्टिंग एक्सटेंड टाइम ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज। तो अगर देखो जो ये पीरियड था ना, जो ये हम बात कर रहे थे कि 210 दिन का या 90 डेज का जो भी पीरियड था, है ना, जिसमें हम बोल रहे थे कि यार अपने आप अप्रूव हो जाएगा, तो उस पीरियड में अगर पार्टी ने कोई पीरियड रिक्वायर करा है, अभी मैंने रिक्वेस्ट करा कि मेरे को 30 डेज और दे दो सर, तो पार्टी ने रिक्वेस्ट करा ना, तो इसलिए उसको एक्सक्लूड किया जाएगा उस पीरियड में से जो काउंट करेंगे। ठीक है सर, तो उसके बाद अगर कॉम्बिनेशन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड, तो वो कॉम्बिनेशन इफेक्ट लीगली इफेक्ट में नहीं आ सकता, तो आप वो कंपनी कॉम्बिनेशन कैरी आउट नहीं कर सकते। अब क्या होगा, अगर कुछ ऐसे हैं, कुछ काम है वो बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है, मान लो
अमेजोन और एक फ्यूचर, मान लो अमेजोन और एक और कंपनी है कोई बाहर की, ठीक है, और वो दोनों कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम इंडिया में जाके ऐसा करने वाले हैं, ठीक है, तो जिसका एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन इन इंडिया, ठीक है, तो रेलिवेंट मार्केट अगर इंडिया में कुछ इंपैक्ट आ रहा है, चाहे कोई अग्रीमेंट बाहर किया है, चाहे एग्रीमेंट की पार्टीज आउटसाइड इंडिया की हैं, कुछ भी हो, पर अगर वो उसका इम्पैक्ट इंडिया में आ रहा है ना, तो वो जो इसकी इंडिया कंपटीशन की कवरेज में आ जाएगा, कंपटीशन एक्ट की कवरेज में आ जाएगा। तो वो कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं उसके सिनेरियोज दे रखे हैं कि देखो क्या हुआ, या तो अग्रीमेंट जो सेक्शन 3 में बोला ना वो एंटर आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है, या फिर जो अग्रीमेंट की जो पार्टीज है उसमें से कोई पार्टी आउटसाइड इंडिया की है, ठीक है, या फिर जो पार्टी अब्यूज और डोमिनेट पोजीशन कर रही है वो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन है पार्टी, जो कॉम्बिनेशन की पार्टीज है वो भी आउटसाइड इंडिया की हैं, या फिर जो प्रैक्टिस आउटसाइड जो भी कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया कर रहा है, बट अगर उसका इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट पे आ रहा है, कंपटीशन पे आ रहा है, तो हम ये मानेंगे कि भाई उसका एडवर्स इफेक्ट कम इंडिया में आ रहा है और हम उसको कंपटीशन एक्ट 2002 की कवरेज में ले लेंगे। ये बात ये सेक्शन बोलता है। अब सेक्शन 33 क्या बोलता है कि भाई अगर कंपटीशन कमीशन इंडिया का अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया तो उसके पास पावर है कि वो एक बार के लिए इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकता है, ठीक है, तो वो सब पे बाइंडिंग होंगे। देन अपीयरेंस बिफोर कमीशन, अगर किसी बंदे को कमीशन कंपटीशन कमीशन के सामने प्रेजेंट होना है, या ठीक है, तो उसका या तो वो खुद प्रेजेंट हो सकता है या फिर अपने बिहाफ पे किसी और को ऑथराइज कर सकता है। किस किस को ऑथराइज कर सकता है? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, कोस्ट अकाउंटेंट को, लीगल प्रैक्टिशनर को, या फिर कोई भी उसका अगर कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है उसके सामने जवाब देने के लिए। अब ये बात ध्यान रख लेना, कंपटीशन कमीशन इंडिया है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चलेगा, ठीक है, उस पे सिविल कोर्ट के प्रोसीजर्स के जो हैं वो नहीं लगेंगे, सिविल सीबीसी के प्रोसीजर्स नहीं लगेंगे, ठीक है, बट उसके पास सिविल कोर्ट के जो राइट्स हैं वो सारे हैं, क्या? समन और एनफोर्स करना किसी को अटेंडेंस के लिए, किसी को बोलना कि भाई आके हमारा यहाँ पे जाके बयान दो, ठीक है, या फिर उन्हें बोलना किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए ऑर्डर्स देना, या फिर एफिडेविट पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना, या फिर कुछ कमीशन इशू करना, ठीक है, ये सब। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसी को डायरेक्शन भी दे सकता है कि आप ये वाली बुक्स को प्रोड्यूस करो, ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये इन्फॉर्मेशन दो, जो मांगेगा वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। ऐसा ही डायरेक्टर जनरल के पास भी पावर है सेम, कि वो किसी को भी समन कर सकता है अटेंडेंस के लिए, या फिर इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, ठीक है। और क्या पावर है, और क्या पावर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास? मान लो उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया या फिर कोई नोटिस इशू कर दिया, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है जो कि अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर ऑर्डर पास करके। बट वो दैट शुड नॉट बी सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ इट्स ऑर्डर। जो पार्ट, अगर मान लो ऑर्डर का जो मेन पार्ट था अगर उसको ही चेंज कर दिया तो फिर ऑर्डर की वैलिडिटी नहीं रही, वो तो ऑर्डर को वापस लेना ही होगा, वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई छोटा मोटी चीज है, कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करी है और अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको इनकम टैक्स एक्ट के जो मेथड्स हैं, असेसिन डिफॉल्ट मान के जो हम रिकवर करते हैं उस मेथड से किया जा सकता है रिकवरी, ठीक है, तो ये रिकवरी प्रोसीडिंग हो सकती है। देन डायरेक्टर जनरल क्या है? डायरेक्टर जनरल की ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज क्या है? उसको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कोई भी कॉन्ट्रावेंशन की, अगर कंपटीशन कमीशन बोलेगा तो वो सब उसकी ड्यूटीज है। पावर क्या है? पावर्स क्या है उसकी? कोई डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, ठीक है, किसी को सम्मन कर सकता है अटेंडेंस के लिए, ये सब उसकी पावर्स हैं, ठीक है। देन अभी अपन आ जाते हैं पेनल्टी के सेक्शन पे। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है ऑर्डर्स ऑफ कमीशन, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, ऑर्डर पास किया या फिर कुछ डायरेक्शन दिए, अगर उसका नॉन कंप्लायंस होता है, देखो 27, 28, 31, 32, 33, 42 है, 43 है, ये सब क्या है? 21, 27, 28 में हमने कुछ इंक्वायरी करी थी, उसमें कुछ ऑर्डर दिए थे। 31, 32, 33 ये जो उसने एनफोर्स अटेंडेंस करने के लिए बोला था, आपको समन किया था, ठीक है, आपको कुछ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स करने के लिए बोला था, इंट्रीम ऑर्डर्स पास करे थे, ये सब चीजों के बारे में अगर आप उसका नॉन कंप्लायंस करते हो तो आप पे कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे, बट सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ फीस 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर कोई बंदा उस ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करता, ठीक है, और कुछ पेनल्टी लगा दी जाती है। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पेनल्टी वगैरह लगाई थी उसके रिलेटेड ऑर्डर पास किया था, अगर वो भी पे नहीं करते हो तो ठीक है, तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 इयर्स की, 3 इयर्स की। और क्या फाइन हो सकता है? 25 करोड़ रुपीज तक का फाइन हो सकता है, बट ये कौन लगाएगा? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले क्या किया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने? इन कॉन्ट्रावेंशन के लिए पेनल्टी लगाई, ठीक है, ये वाली। अगर ये पेनल्टी भी नहीं पे करी, ये ऑर्डर भी नहीं माना, तो फिर जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली है वो क्या करेगा? इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 3 साल की, या फिर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या फिर बोथ, ये सब चीजें हो सकती हैं।
बट ये कौन करेगा? सिर्फ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ दिल्ली, ठीक है। बट वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी ये सब तब करेगा जब कमीशन कमीशन उसको कंप्लेन करेगा। कमीशन अगर सीएमएम को बोलता है कि अगर ऐसा केस है तभी वो कोग्निजेंस लेगा, अदरवाइज कोग्निजेंस नहीं लेगा, वो अपने आप कोग्निजेंस नहीं ले सकता। देन अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है ऑर्डर्स का, कमीशन ने कुछ ऑर्डर पास करी तो उसका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, और उस कॉन्ट्रावेंशन के होने की वजह से, या फिर उसने जो डायरेक्शन दिया था उसको कॉन्ट्रावेंशन करने की वजह से, या फिर जो कोई डिसीजन दिया था उसके कॉन्ट्रावेंशन होने की वजह से किसी बंदे को कुछ डैमेज होता है या कुछ लॉसेस होते हैं, तो फिर क्या करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रावेंशन करने की वजह से या डिसीजन को कॉन्ट्रावाइन करने की वजह से मेरे को लॉस हुआ है, तो फिर ट्रिब्यूनल एक रिकवरी कंपनसेशन पास कर देगा, फिर वो जो जिस बंदे ने कॉन्ट्रावेंशन किया उसको वो पेनल्टी और डैमेजेस को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई डायरेक्टर जनरल के डायरेक्शन या कमीशन के डायरेक्शन है उनको कंप्लाई नहीं करता है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? 1 लाख रुपीज फॉर ईच डे एंड मैक्सिमम अप टू ₹1 करोड़, ठीक है। अब उसके बाद और क्या पेनल्टीज है? उसके बाद देखो, अगर कुछ फेज टू गिव नोटिस टू कमीशन, अगर हमने बोला था कि कॉम्बिनेशन का नोटिस देना होता है 6(2) में, ठीक है, 30 डेज के अंदर या 210 डेज का जो भी लिमिट है, ठीक है। अगर वो नोटिस नहीं दिया जाता तो 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर और 1% ऑफ द एसेट विच एवर इज हायर होगा उतनी पेनल्टी लगाई जा सकती है उस एंटिटी पे, ठीक है। ठीक है सर। तो और पेनल्टी क्या लगाई सकती है? अगर मान लो किसी ने समन किया, कमीशन ने समन किया या फिर डायरेक्टर जनरल ने समन किया और उसको आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया, ओमिशन किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू 50 लाख रुपीज, नोट मतलब कम से कम 50 लाख रुपीज, बट 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है, जैसा कि कमीशन चाहेगा, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक तो क्या है आप ऑफेंस की पार्टी हो, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बात कर रहा था, को पार्टी ऑफ द ऑफेंस, इफ एनी पर्सन बीइंग अ पार्टी टू द कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन हुआ और उसमें कोई पार्टी है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो एक्स या वाई ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट गलत दिया या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी, तब उस पर 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। पर अगर किसी मान लो समन किया कंपटीशन कमीशन इंडिया ने, या फिर कुछ भी किसी भी बंदे से इन्फॉर्मेशन मांगी, ठीक है, तो अगर वो बंदा गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कुछ मेटल फैक्ट को छुपाता है या ओमिशन करता है तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकती है 1 करोड़ रुपीज। तो इन दो सेक्शन के बीच डिफरेंस क्या है? सेक्शन 44 और 45 के बीच क्या होता है डिफरेंस? देखो 44 में क्या बोलता है, पार्टी टू अ कॉम्बिनेशन, उसके पे अप्लाई होता है, और 45 वो किसी के बारे में बात नहीं कर रहा, वो सब बदले के बारे में बात कर रहा है, कोई भी बंदा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक गवाह हो या कोई भी हो, पार्टी टू द कॉम्बिनेशन हो या नहीं हो, ठीक है, ये बात बोलता है। देन हम आगे क्या जाने वाले हैं? अब देखो, एक लीनियंसी प्रोग्राम है। अभी क्या बोलता है, एक सेक्शन लाया गया जिसमें बोला गया कि हम ना आपकी पेनल्टी को कम कर देंगे, ठीक है। मान लो एक कार्टल था, ये स्पेसिफिकली कार्टल के लिए एक कार्टल था, उसमें 3-4 पार्टीज थी, वो 3-4 पार्टीज कार्टल बना के और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, गलत काम कर रही थी, ठीक है। अब उनमें से अगर मान लो कोई एक बंदा आके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बोले कि भाई हम ये सब कर रहे थे, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करता है, सब बात बता देता है और पूरा कोऑपरेट करता है कंपटीशन कमीशन इंडिया के साथ, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, चाहेगा तो उस व्यक्ति को, उस बंदे को बोलेगा कि ठीक है हम आप पे कम पेनल्टी लगा देंगे क्योंकि आप कोऑपरेट कर रहे हो, आपने एक मतलब इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। तो ये लीनेंसी प्रोग्राम था। इसमें क्या है देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो इम्पोज कर सकता है लेसर पेनल्टी, बट उसके लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी? देखो, फर्स्ट कंडीशन, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिज्ड वायलेशन एंड डिस्क्लोजर इज विटल, ठीक है। तो बड़ा कुछ डिस्क्लोजर होना चाहिए और फुल इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, आपको ये जो इन्फॉर्मेशन देनी है ना, वो डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट से पहले देनी है। अब वो कंपटीशन कमीशन क्या बोलता है कि हमने इंक्वायरी बिठा दी, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? अब तो हमारे पास खुद ही ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो अभी आप इन्फॉर्मेशन मत दो। अगर आप पहले से उठ के आते हो तो हम आपको ये वाला बेनिफिट देंगे, तो मतलब आप डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट से अगर पहले उठ के आ जाते हो तभी ये आपको मिलेगा बेनिफिट। तीसरा, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा टू कोऑपरेट, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा टिल दी प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। तो तीन कंडीशन क्या थी, एक तो फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर शुड बी बेटर, ठीक है। दूसरा, जो रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आने से पहले पहले आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तीसरा, आपको जब तक ये प्रोसीडिंग खत्म नहीं होती तब तक आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, ये बात हो गई। देन अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ठीक है, और या फिर क्या वो जिस कंडीशन पे हमने उसको लेसर पेनल्टी की बात बोली थी, अगर वो कंडीशन फेल हो जाती है या फिर फोल्स एविडेंस दे देता है वो बंदा, या फिर वो जो डिस्क्लोजर है वो छोटा मोटा डिस्क्लोजर निकलता, विटाइल डिस्क्लोजर नहीं होता, तो उस केस में हम उस पर नॉर्मल पेनल्टी लगाएंगे और उसको ऑफेंस के लिए भी ट्राई किया जा सकता है, मतलब उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है उस चीज के लिए, ठीक है। अब जो भी पेनल्टीज होंगी वो कहाँ जाएंगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया के खजाने में, ठीक है। अगर कंपनीज कॉन्ट्रावेंस करती हैं तो कौन कौन
लायबल होगा कंपनी खुद और उसके जो ऑफिसर्स हैं उस टाइम, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, वो सब लायबल होंगे, कंपनी एंड दी ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बट अगर किसी बंदे के नॉलेज के बिना कुछ काम हुआ या फिर उसने पूरी एक्सरसाइज करी थी ड्यू डिलिजेंस, देन वो पनिशेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बंदे से कंसेंट ली थी, मान लो वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर, बट किसी बंदे से कंसेंट ली थी और उसको जानकारी थी इस बात की, और फिर भी वो गिल्टी वो चीज हुई है, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए उसको भी गिल्टी माना जाएगा। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब सिर्फ कंपनीज एक्ट की वाली कंपनी नहीं है। कंपनी मीन्स क्या है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। इवन जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो भी इसमें कवर हो जाएंगी, और डायरेक्टर तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। तो डायरेक्टर फर्म में डायरेक्टर तो होते नहीं है, तो फर्म में कौन होता है? पार्टनर। तो पार्टनर हो जाएंगे एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल में जो इंडिविजुअल होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। देखो इस पे एक क्वेश्चन भी है, नॉर्मली ये कंपनी वाले पे क्वेश्चन नहीं बनता, बट ये ध्यान रखना कि कंपनी इंक्लूड्स द बॉडी कॉर्पोरेट एज वेल एज द फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, और डायरेक्टर की जगह पे वहां पे पार्टनर रिप्लेस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये काम आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये सेक्शन हर एक्ट में होता है। ठीक है, तो वो हर एक्ट में ये काम आने वाला है, रिपीट होने वाला है। कंपटीशन एडवोकेसी। अब कंपटीशन एक्ट का और क्या काम होता है? अब जैसे आईसीआई है, आईसीआई का एक और काम क्या है कि कॉमर्स को प्रोड्यूस करना, सॉरी कॉमर्स को प्रमोट करना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को प्रमोट करना। ठीक है, ये सब चीजें प्रमोशन है। तो ऐसे ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या है? कंपटीशन को प्रमोट करना। ठीक है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, अब अगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाती है रिलेटेड टू कंपटीशन, तो वो कंपटीशन कमीशन के पास आ सकते हैं उसके ओपिनियन लेने के लिए, आ सकते हैं, दे आर नॉट बाइंडेड बाय इट। ठीक है, अगर कुछ व्यूज देता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो दे आर ऑलवेज वेलकम, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है वो ओपिनियन। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए फॉर द मैटर ऑफ पॉलिसी। अब वो मैटर पॉलिसी वाला है या नहीं है, वो डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी बना रहे हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंस अकाउंट्स ऑन ऑडिट, ये सब फालतू की चीजें हैं। इसमें देखो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जो ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स फीस वगैरह ये सब किसके लिए यूज होती है? सैलरी और अदर एक्सपेंस वगैरह पे होने के लिए। हमें पता है कि यार ये सेक्शन है, ठीक है, अगर इसमें से मान लो कोई चांसेस है 0.5% अगर ये चांसेस है कि अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाता है, तो हमें पता है कि ये सेक्शन यहाँ पे है फाइनेंस एंड अकाउंट, हम यहाँ पे जाके आंसर कर देंगे। बट इसमें से कुछ भी समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, देन इसके अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? कैग, क्योंकि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कैग ही वो करेगा। ठीक है, अब कमीशन जो ऑर्डर्स, जो कमीशन के ऑर्डर होते हैं ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स, वो अपीलेबल होते हैं किसको? अपीलेट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो ऑर्डर्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी ऑडिट नहीं करेगा कौन? कैग। ठीक है, ये सब है। देन अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? हमने पहले क्या होता था? पहले कॉम्पैट होता था, कंपनीज ट्रिब्यूनल होता था, सॉरी कंपटीशन ट्रिब्यूनल होता था, अपीलेट ट्रिब्यूनल। बट अभी क्या हो गया, जब से कंपटीशन एक्ट 2017 आया है, उसके बाद से एनसीएलटी, एनसीएलटी को नोटिफाई कर दिया गया है कि भाई आप एज एन कंपटीशन एक्ट के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करोगे। ठीक है, वो हियर एंड डिस्पोज करेंगे अगेंस्ट एनी डायरेक्शन, जो भी कंपटीशन कमीशन ने कुछ डायरेक्शंस वगैरह इशू करी हैं उसके अगेंस्ट अगर कुछ अपील है तो उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। और कोई कंपनसेशन का क्लेम है, हमने बात करी थी, अगर कमीशन ऑफ इंडिया का कोई ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस नहीं माना, उसकी वजह से किसी बंदे को लॉस हो गया, तो उसके पास राइट है कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो ऐसा अगर केस है तो उसको भी एजुकेट करने कौन करेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक है, देखो 2017 से पहले कॉम्पैट होता था। ठीक है, अब कौन है? एनसीएलटी। ठीक है, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एंटरप्राइज पर्सन, जो भी बंदा है, ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डर से अग्रीव्ड है, किसके ऑर्डर से? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर से, तो वो कहाँ जा सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या फिर उस ऑर्डर को पूरा ही सेट असाइड कर सकता है और नए डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसा ऐसा करके ऐसा करो। ठीक है, अब उसके बाद अब कितने दिन में इशू करेगा? वो अपील है वो 60 डेज के अंदर। अब आपको क्या हुआ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ ऑर्डर वगैरह पास कर दिया, वो जब आपके पास रिसीव हो जाएगा, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको ये अपील करनी है। हाउएवर अगर कुछ सफिशिएंट कॉजेज होते हैं फॉर नॉट फाइलिंग विद इन द टाइम पीरियड, देन अपीलेट ट्रिब्यूनल आपको उसके बाद भी अलाउ कर सकता है फाइल करने के लिए, बट उसके लिए सफिशिएंट रीजन होने चाहिए। देन जो कॉपी ऑफ ऑर्डर होगी वो किस किस को प्रोवाइड कराई जाएगी? कमीशन ऑफ इंडिया को एंड पार्टीज, जो भी अपील की पार्टीज थी। ठीक है, देन जो ये अपील है उसको ट्राई किया जाएगा कि डिस्पोज ऑफ किया जाए 6 मंथ्स के अंडर अंडर। तो ये बात एनसीईआरटी में एक्सपीडियंटली डिस्पोज ऑफ करने की बात है। ओके, देन अवॉर्डिंग कंपनसेशन। देखो अगर कुछ लॉस वगैरह कुछ डैमेज होता है, ठीक है, अगर उस देखो अगर एजुकेटिव क्लेम ऑफ कंपनसेशन दैट में अराइज फ्रॉम फाइंडिंग ऑफ कमीशन, कुछ कमीशन ने कुछ फाइंडिंग करे, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया,
ठीक है, या फिर अंडर सेक्शन 42A जो अपना पेनल्टी वाले सेक्शन में 42A सेक्शन आया था, अगर उसमें कुछ ऑर्डर पास किया गया या फिर किसी भी सेक्शन में ऑर्डर पास किया उसकी वजह से लॉस होता है, ठीक है, तो उसकी रिकवरी के लिए ऑर्डर पास कौन कर सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि हमने पहले भी बात करी थी। ठीक है, उसकी रिकवरी के लिए, कंपनसेशन की रिकवरी के लिए कौन ऑर्डर पास कर सकता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर अगर लॉस और डैमेज है वो कई लोगों को हुआ है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि क्लास सेक्शन होता है, तो ऐसा ही बोलता है कि अगर कई सारे लोगों को वो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, वो सब लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो कोई एक बंदा उन सबके बिहाफ पे भी स्यू कर सकता है। ठीक है, तो वो सबको बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज का, ताकि हर बंदे को अप्लाई नहीं करना पड़े ये बात के लिए। ठीक है, दूसरा, अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो ये एनसीएलटी है, वो नेचुरल जस्टिस पे काम करेगा। वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकता है, कैसे सुनवाई करनी है, कैसे करनी है, कैसे एविडेंसेस लेने हैं, वो सब। ठीक है, ये दैट इज नॉट बाउंड बाय दी प्रोसीजर लेड डाउन इन दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, उसके पास सारे पावर हैं जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं। कौन से? भाई किसी को समन करना, एनफोर्स करना, डायरेक्शन देना, कोई डिसीजन रिव्यू करना, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स वगैरह हो गए। ठीक है, अब एनसीएलटी क्या है? उसको भी जुडिशियल अथॉरिटी माना जाता है, भले ही वो एनसीएल ट्रिब्यूनल है, पर उसको भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। उसके सामने जो प्रोसीडिंग होती है वो प्रोसीडिंग माना जाता है, उसको सिविल कोर्ट माना जाता है। ठीक है, अब जो ऑर्डर्स होते हैं ना अपीलेट ट्रिब्यूनल के, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑर्डर पास कर दिया यार ये तो ट्रिब्यूनल ही है, इसका क्या, ये कोर्ट थोड़ी है, बट उसका जो ऑर्डर होता है ना वो एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। ठीक है, और इवन अगर ट्रिब्यूनल खुद उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता तो वो ट्रांसफर कर सकता है वहां की लोकेशन के सिविल कोर्ट को, कि आप, हमने ये वाला ऑर्डर पास किया है, आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ। जैसे मान लो मुंबई का एनसीएलटी था, ठीक है, उसने ऑर्डर पास किया कोई पार्टी जो कि यहाँ पे मान लो दिल्ली में रह रही थी, तो वो क्या करेगा, यहाँ के सिविल कोर्ट को वो ऑर्डर भेज देगा कि हमने ये ऑर्डर पास किया, आप ये एग्जीक्यूट करवाओ दिल्ली में। ठीक है, तो ये एज अ डिक्री ऑफ कोर्ट उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर पास किया और उसका कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है, तो उसमें कितनी पेनल्टी है? उसमें पेनल्टी है ₹1 करोड़। ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड 3 इयर्स, और विद बोथ एज में भी। ठीक है, बोथ हो सकता है। कौन पास करेगा? सीएमएम दिल्ली। ये बात ध्यान रख लेना, जब भी ये पेनल्टी एक्सटेंड 3 इयर्स, मतलब जहां पे इम्प्रिजनमेंट की बात आ रही है ना, वहां पे कौन पास करने वाला ऑर्डर? सीएमएम दिल्ली। ठीक है, ये ध्यान रखना। और नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। ठीक है, और ये कोग्निजेंस तभी लेगा जब अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेगा। तो वहां पे क्या बोला था हमने कि वो कोग्निजेंस कभी लेगा जब कमीशन बोलेगा, और यहाँ पे कोग्निजेंस कब लेगा? जब अपीलेट ट्रिब्यूनल लेगा, अपने आप कोग्निजेंस नहीं लेगा सीएमएम दिल्ली। ये बात ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर कोई एंटरप्राइज कंट्रावेंट करती है कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को, और उसकी वजह से या फिर डिले करती है वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में, उसकी वजह से किसी बंदे को लॉस होता है, तो वो एप्लीकेशन लगा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल को कि भाई मेरे को कंपनसेशन दिलवाओ, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको कंपनसेशन दिलवाएगा। हाँ जी, तो और क्या बात बोलिए? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना पड़ता है तो आप खुद भी जा सकते हैं, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, सीएमए, सीएस को, या लीगल प्रैक्टिशनर, या फिर एनी अदर ऑफिसर जो आपका है, आप उसको भेज सकते हो आपके बिहाफ पे। ठीक है, अब अगर मान लो आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो। किसको? सुप्रीम कोर्ट को, 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, कितने डेज के अंदर? 60 डेज के अंदर। ऊपर भी अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी हम कितने डेज में कर रहे थे? 60 डेज के अंदर। ठीक है, डिसीजन किसको? ऑर्डर को, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को। आफ्टर दिस वो अलाउ कर सकता है आफ्टर दी सेड अफोर्सेड पीरियड, बट अगर कोई सफिशिएंट रीजन होंगे। ठीक है, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी हाई कोर्ट जैसे पावर होते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना है आपने? तो वो पावर भी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी होता है, जैसे हाई कोर्ट के पास होता है। तो ये बात है। अब उसके बाद थोड़े मिसलेनियस पॉइंट्स हैं जो अपन पढ़ेंगे। पावर टू एग्जाम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में या स्टेट के इंटरेस्ट में किसी को भी इस कंपटीशन एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, या फिर कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट की वजह से अगर कुछ हो रहा है तो उसको भी एग्जाम कर सकती है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ट्रीटी साइन करी है किसी बाहर वाली गवर्नमेंट के साथ, या कुछ और एग्रीमेंट हुए हैं, तो उसके कारण अगर कुछ ऐसा कंपटीशन एक्ट में कुछ हो रहा है तो उसको एग्जाम किया जा सकता है। या फिर कुछ जो सोवरेन फंक्शंस है उन पे कंपटीशन एक्ट नहीं लगता है। हमने पढ़ा था एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कि दिस एक्सक्लूड्स द सोवरेन फंक्शंस। ठीक है, तो वैसा है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, डायरेक्शन देने की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और कंपटीशन कमीशन बाउंड है उन डायरेक्शंस को मानने के लिए। ठीक है, अपने व्यूज दे सकता है बट उसके व्यूज बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, देन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, कौन क्या क्या लगता है, ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर ये 3 कंडीशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। मतलब सुपरसीड का मतलब क्या होता है? कंपटीशन कमीशन इंडिया को
6 महीने के लिए वो रोक सकता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ही नहीं, उसकी जगह पे खुद पावर ले लेगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वो क्या होता है कि अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहा, अपने फंक्शंस, अपने काम नहीं कर रहा जो उसको काम दिया गया है, ठीक है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्शन दे रहा था वो डायरेक्शन को वो मान ही नहीं रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और रेगुलरली नहीं मान रहा है। ऐसा नहीं कि एक डिफॉल्ट कर दिया तो सुपरसीड कर दो। अगर उसके रेगुलरली उसके जो डायरेक्शन है उसको नहीं मान रहा है तो सुपरसीड किया जा सकता है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अगर इन तीन केसेस में जो सुपरसीड किया जा सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। और सुपरसीड करने से पहले रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू मेक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ठीक है, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि हम सुपरसीड करने जा रहे हैं, आप बताओ क्या रीजन है, ठीक है। और 6 महीने से ज्यादा नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ऐसा होगा कि जो भी चेयरपर्सन और मेंबर थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो अपना ऑफिस वैकेट कर देंगे। जो सारी पावर होगी वो सारी किसके पास आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की थी वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। पर जब 6 महीने के बाद जब वो वापस उसको तैयार किया जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को रीस्टेब्लिश किया जाएगा, तब वो सारा का सारा वापस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। अब जो लोगों ने ऑफिस छोड़ा है, मतलब पहले जो चेयरमैन और मेंबर्स थे और उनको वेकेट करना पड़ा था ऑफिस ड्यू टू सुपर सीजन, ठीक है, तो वो उनको भी वापस अपॉइंट किया जा सकता है, मे बी रीअपॉइंटेड, ठीक है। देन अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो उसके रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है उनको हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो और क्या बात बोलता है कि भाई एक और प्रोविजन है कि जो मेंबर्स होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं उनके पास बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात होती है। जब प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके सामने आती है, तो उनपे एक रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए बोला गया कि भाई कोई भी अगर एंटरप्राइज है या फिर कोई भी बंदा है कमीशन में, ठीक है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाएगी, ठीक है। बट ये करी जा सकती है डिस्क्लोज कब? अगर आपको इस एक्ट के रिलेटेड कुछ काम है या फिर प्रीवियस परमिशन अगर आप ले लो उस एंटरप्राइज की जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है। इस केस में आप कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो, ये देखो जो मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं ना, इसके सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है, ठीक है। अगर इन्होंने कुछ एक्शन लिया है, मान लो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी को सजा सुना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ सजा सुना दी, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ सजा सुना दी, और उसके बाद वो बंदा बोलता है कि यार मेरे से तो इसने ऐसा गलत किया है, मतलब उस उनके मेंबर्स पे ही अगर एलिगेशन लगा दिए जाए तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि अगर उन्होंने गुड फेथ में डिसीजन लिया है तो ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, ठीक है। ये सब ये है। और सिविल कोर्ट्स हैं, उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है यहाँ पे इस एक्ट में। इस एक्ट में कौन काम करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और एनसीएलटी। तो सिविल कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है। जो रूल्स बनाने की पावर है वो है कमीशन ऑफ इंडिया के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, इन सबके साथ पावर्स है, ठीक है। पावर टू मेक रेगुलेशन, कमीशन के पास पावर है कि रेगुलेशन बनाई जाए। रेगुलेशन कौन सी? इस एक्ट को इफेक्ट में लाने के लिए जो रेगुलेशन चाहिए होती हैं, कैसे इसको इफेक्ट में लाएगा, वो सब रेगुलेशन होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हो, बट ये सब चीजें फालतू की हैं, ठीक है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये क्या होता है कि जब नया नया एक्ट आता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर रखती है कि 2-3 साल तक, एक्ट के आने के 2-3 साल तक अगर कुछ ऐसा करना पड़े जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोगों को, जैसे स्टार्टिंग में जब एक्ट आता है, नया नया एक्ट आता है, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर उसको रिजोल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखती है कि अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो हम डिसीजन लेंगे अपने लेवल पे, ताकि लोगों की जो डिफिकल्टीज है उनको रिजोल्व किया जा सके, ठीक है। तो अब ये 2-3 साल निकल जाते हैं, उसके बाद ये सेक्शन इरेलीवेंट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अब ये सेक्शन, ये जो एक्ट आया था, मैंने पहले बात बोली थी कि एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये जो एक्ट था ना, इसको रिपील करने के बाद आया था, ठीक है। तो अब रिपील होता है तो उसके कुछ प्रोविजन बनाए जाते हैं कि कैसे कैसे रिपील होगा। तो उसमें क्या बोला गया है कि भाई जो एम्प्लॉयज थे एमआरटीपी, एमआरटीपी के अंडर भी एक कमीशन था, ठीक है, एमआरटीपी कमीशन, तो उसके जो चेयरमैन था, ठीक है, और बाकी सब जो लोग थे उनको 3 महीने का पैसा देके और उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। और अगर मान लो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे तो उनको वापस उनके कैडर में भेज दिया जाएगा, जैसे ये आईएएस वगैरह होते हैं ना, इनको अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये अपने पेरेंट कैडर में चले जाते हैं और इनको कहीं और अपॉइंट कर दिया जाता है। या फिर जो पुराने ऑफिसर्स कमीशन वगैरह के एम्प्लॉयज वगैरह थे उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ के एम्प्लॉयज बना दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को जॉब से निकाल दिया तो मेरे को क्लेम दो, है ना, ये सब नहीं चलेगा। देन अगर कुछ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कमीशन के सामने कुछ केस पेंडिंग है, ठीक है, रिलेटेड टू मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, ओके। फिर ऑल
केसेस पर्टेनिंग टू ट्रेड प्रैक्टिसेस अदर देन दोज रेफर टू इन 36 से वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, नेशनल कमीशन, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होता है ना, उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। बट अगर वो रिलेटेड टू है सेक्शन 36A ऑफ क्लॉज ऑफ मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये काम का नहीं है, बट फिर भी बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर 36A सेक्शन से रिलेटेड है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसके अलावा है तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, नेशनल कमीशन, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है किसके पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एंड रजिस्ट्रेशन, जो कि एमआरटीपी में होता था। ठीक है, तो वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर वो रिलेटेड है सेक्शन 36 से रिलेटेड। अगर 36 से रिलेटेड नहीं है तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नेशनल कमीशन, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास है। तो मतलब सेक्शन 36 से रिलेटेड कहाँ जाएगा, कंपटीशन एक्ट में आ जाएगा, और सेक्शन 36 के ए के अलावा है तो वो कहाँ हो जाएगा, नेशनल कमीशन, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है। ये सब चीजें, और इतने में आपका खत्म होता है कंपटीशन एक्ट। तो देखो, ये हमने कंपटीशन एक्ट आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड जो केस लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज, दिल्ली कोर्ट के केस लॉज हैं, उस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। होप यू लाइक इट। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, ठीक है, तो आप ऑलवेज आप पूछ सकते हैं मेरे से। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, या किसी भी तरह से आप बात करना चाहते हो तो आप उससे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।